बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th लाहौर बोर्ड फिजिक्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के 3 जो है उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज अपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। कि फोर्स लगाने के बाद जब ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं, टर्न करते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, फर्स्ट हेडिंग इसकी। अब जो फोर्सेस होती हैं वो दो किस्म की, एक तो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जिनको के लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही होती हैं। अगर हम इस फिगर से देखते हैं तो इस के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 1 2 3। देखें, 1 और 2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और 3 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। जबकि इसकी और इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, यानी 1 और 2 फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और 1 और 3 की, और यहाँ पे 2 और 3 की डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो ये जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक बैग है, इस बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स रखे हुए हैं या कोई सामान कुछ भी रखा हुआ है। अब जब ये पड़ा हुआ है, इन सब की जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। किसी भी का भी आप ले लें, सबका नीचे की तरफ कर रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरीके से अगर एक स्टैंड के साथ हम ऐसे एक कोई वजनी चीज़ बांध देते हैं, तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नीचे की तरफ जो कि उसका वेट है, और रस्सी की टेंशन ऊपर की तरफ। अब एक वेट नीचे एक्ट कर रहा है और एक वेट ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये जो है वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि एक फोर्स नीचे की तरफ और एक फोर्स ऊपर की तरफ है। तो ऐसी फोर्सेस जो कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस में क्या है कि हम फोर्सेस को प्लस करना, उनको ऐड करने के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इनको ऐड करने, चूँकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनको ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है कि हमें उसकी डायरेक्शन बाकायदा बतानी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्शन जो है होने के बाद पहले के हेड को दूसरे के टेल के साथ, दूसरे के हेड को तीसरे के, तीसरे के हेड को चौथे के टेल के साथ, और ये सॉन्ड सबको ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें दी गए हैं यहाँ पे तीन फोर्सेस F1, F2 एंड F3। F1 का एंगल कितना है 30, F2 का कितना है 45, F3 का कितना है 60। सबसे पहले हमारे पास जो है हमने F1 लिया, F1 कितना था 30, हमने यहाँ से नीचे से रख के 30 का एक एंगल ड्रॉ कर दिया F1। अब यहाँ से आगे वो 45 है, तो हमने इसका पूरा एक जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ। अब यहाँ से 45, चूँकि इसका एंगल 45 का था, 45 पे दूसरी फोर्स लगा दी। अगला कितना था नेक्स्ट वन फोर्स F3 60, तो इसमें भी हमने ऐसे ही ड्रॉ करके यहाँ से, ठीक है, 60 के ऊपर थर्ड फोर्स लगा दी। जितनी जितनी फोर्सेस गिवन है, ठीक है, जितनी जितनी फोर्सेस हमें गिवन है, हमने सबसे पहले जो है उसका स्केल बना लेना है। पीछे हमने किया है, ये न्यूमेरिकल्स भी किए हैं कि F1 200 न्यूटन है, तो मैं कह देता हूँ कि 1 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो 2 न्यूटन क्या 200 जो है ना वो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के, 300 न्यूटन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 250 न्यूटन हो जाएगा जो है वो 2.5 सेंटीमीटर। तो उतनी उतनी लाइन्स लगा दी, और फिर ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में टेल टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मिला दिया जाएगा। फिर उसको मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद जितनी वो क्वांटिटी निकलेगी वो ही हमारा जो है वो रिजल्टेंट होगा, और यही हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी जो इसके ऊपर लग रही होगी, जितनी भी इसकी मैग्नीट्यूड निकलने की लेंथ की। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर फोर्स लगे, और वो फोर्स जो है ना उसकी वजह से बॉडी घूमना शुरू कर दे, बजाय इसके कि फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद बॉडी जो है वो मूव करे,
बॉडी रोटेट करे, बॉडी घूमे, तो ऐसी जो फोर्सेस होती हैं वो जो है वो इनको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, एक कमरे का दरवाज़ा खोलें, तो गौर करें कि जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होती है, तो वो मूव नहीं करता बल्कि वो घूमता है, घूम के खुलता है। तो ये जो है वो टर्निंग इफेक्ट कहलाते हैं। इसी तरीके से जब हम स्पैनर के साथ जो है वो नट वगैरह रेंच के साथ नट खोल रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो वो बॉडी मूव नहीं करती बल्कि रोटेट करती है, घूमती है। तो ये टर्निंग इफेक्ट है कि फोर्स लगे और लगने के बाद बजाय बॉडी जो है वो मूव करे, बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक चीज़ देखें, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहते हैं ऐसी बॉडी कि जिसके ऊपर फोर्स लगे, फोर्स लगने के बाद उसके जो साइड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती, उसकी जो शेप है वो सेम रहती है और उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से एक जितने फासले पे रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो एक ईंट है, आप उसको पकड़ के जितना मर्जी दबाते रहें, जितना मर्जी दबाते रहें, इसके बोथ एंड्स जो होंगे वो अपनी जगह से, जो इसके पॉइंट्स हैं वहाँ से मूव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके पास यही एक फोम आ जाए या कोई नरम चीज़ आ जाए, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये दरमियान से ऐसी हो जाएगी। फोर्स लगाए, इसके दरमियान में सेंट्रल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी फोर्स बॉडीज जो होती हैं वो सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं, बाकी इलास्टिसिटी और दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन ऐसी बॉडीज़ जिनके ऊपर फोर्स लगे, फोर्स लगने के बाद वो उसके पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, सेम अपनी जगह पे रहते हैं, सख्त बॉडीज़ जिनको आप कह लें, ऐसी बॉडीज़ जो है वो रिजिड बॉडीज़ कहलाती हैं। अब नेक्स्ट है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, वो घूमती हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी रोटेशन जो है ना वो एक्सिस के गोल दायरे में घूमती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो एक बॉडी है, आपने उसको यहाँ से मिड में नहीं, मिड में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रख के इसको ऐसे गोल दायरे में घुमाना शुरू कर देंगे, तो ये जो जिस सर्कल पे ये घूम रही है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक का फासला, ये जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। ये जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही होती है जहाँ पे वो घूम रहा है और एंड तक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और वो स्ट्रेट लाइन जो है जिसके लॉन्ग ये फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो जो है वो एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है, वो एक्शन ऑफ फोर्स है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है वो इसका मूवमेंट आर्म कहलाता है। मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। अब फॉर एग्जांपल कि ये एक सर्कुलर टाइप की एक बॉडी है, आपने इसके अंदर यहाँ पे सुराख किया, सुराख करने के बाद आपने उसको एक रॉड या उसके अंदर रख के घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे गोल दायरे में घूमने लग गई है। अब जो लाइन, ये पॉइंट पे सुराख किया था, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट मिला रही होती है ना, ये पॉइंट, इसको ओ कह देते हैं, ये ए कह देते हैं। ये जो लाइन है, लाइन ओ ए, ये क्या हो जाएगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। लाइन ओ ए जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसी तरीके से कि ये जिस लाइन के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो जो फोर्स होती है वो एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और ये जितना फासला है, ठीक है, यानी कि हम यूं कह लें दैट लेंथ ऑफ ओ ए, ओ से ए की जितना लेंथ है इसको मेजर करेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म। ये है मूवमेंट आर्म कि जितना वो लेंथ होगी जिसके अराउंड वो मूव करेगी, वो
मूवमेंट आर्म कहलाती है। अब जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है उससे आगे तक का डिस्टेंस, अब फॉर एग्जांपल कि ये एक नट है जिसको एक स्पैनर की मदद से या रेंच की मदद से खोला जा रहा है। अब ये देखें, ये रहा, अब इसको खोला जा रहा है। अब इसमें 3 जगहों पे आप फोर्स लगा देते हैं। यहाँ पे आप फोर्स F1 लगाते हैं, यहाँ पे आप फोर्स जो है वो F2 लगाते हैं, और एंड में जाके यहाँ पे फोर्स जो है वो F3 लगा देते हैं। अब कहाँ पे जो है वो सबसे कम फोर्स लगेगी इसको खोलने के लिए? इसको ये जो है ना, इसको मैं O कह देता हूँ, ये O2A जो है वो A है, ये जो पॉइंट है नीचे वाला ये F2 वाला ये O2B है, और F3 वाला जो मैं कह देता हूँ ये O2C है। अब 3 पॉइंट्स के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगानी है, तो सबसे कम जो है वो OC पे लगेगी। ठीक है, अगर आप इसको दूर से पकड़ के उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जल्दी खुल जाएगा। ठीक है, कम फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी मूवमेंट आर्म बढ़ गई। जब मूवमेंट आर्म बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी बढ़ जाती होती है। सो ये इसकी वजह से इस नट को आसानी से खोला जा सकता है। अब देखिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स ये उसी से रिलेटेड है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और अ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क किसे कहते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जितना उसका सेंट्रल डिस्टेंस होगा, जितना उसका फासला होगा, वो टॉर्क कहलाती है। उसको फोर्स ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। सो टॉर्क जो है ये बराबर हो जाएगा F इंटू एल। एफ का क्या हो जाएगा? फोर्स, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये एल हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ बढ़ गई तो टॉर्क बढ़ जाएगा। टॉर्क बढ़ गया तो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी और ज़्यादा तेज़ी के साथ करेगी। फॉर एग्जांपल, पहली बार आपने यहाँ पे 10 न्यूटन लगाई, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाई, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाई। ठीक है, तीनों बार 10 न्यूटन लगा दी, लेकिन ये इसी नट को खोलने के लिए अगर इस पे आप जो है F3 पे हम 5 न्यूटन से भी इसको खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ये लेंथ बढ़ गई। कोई भी एक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा। इसी नट को खोलने के लिए यहाँ पे 5 न्यूटन और यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फोर्स बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पे ये लेंथ बढ़ गई है, फिर भी टॉर्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगी तो टॉर्क बढ़ जाएगा। सो हमें अगर जो है इसको खोलना है तो यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इस चीज़ को जो है वो टॉर्क कहते हैं। ये टर्निंग इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर इनमें से किसी भी फोर्स को कोई चीज़ बढ़ जाए तो वो टॉर्क बढ़ जाता है और बॉडीज रोटेट करना शुरू कर देती हैं। अब इसका यूनिट देख लें। टॉर्क को टा की तरह से लिखा जाता है। एफ होता है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एल है डिस्टेंस, लेंथ है टोटल, और ये होता है मीटर। इसका यूनिट जो है टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट देखें, कपल। कपल कहते हैं दो को, कहते हैं व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, के बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, और वो फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट हैं। फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर मूव कर रही, एक्ट कर रही हैं, तो वो कपल कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्टीयरिंग है गाड़ी का। जब हम इसे चला रहे हैं, अगर हमने इसे मूव करना है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्स इधर एक्ट करेगी ऊपर की तरफ, जिसको F1 कह रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर हमने इसको टर्न करना है तो क्या हो जाएगा? ये F2 हो जाएगा। अब ये देखें, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, गाड़ी को चलाते वक्त जब हम इसको टर्न करना है तो ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे और ये वाली फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर मैं इसको पॉइंट O कह देता हूँ, ये फोर्स A है और ये B है। ठीक है, तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा, इसका F1 का अगर मैं टॉर्क ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? OA इंटू F1। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? B का कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा OB इंटू F2। OA जो है ना, ये इसी तरह होगा,
ठीक है, जो टोटल टॉर्क जो है वो बनेगा। तो ये किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट जो कर रही हैं फोर्सेस, वो एक ही वक्त में अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो ये इस तरीके से कि उनकी फोर्सेस भी इक्वल हों और ऑपोजिट भी हों और पैरेलल हो, यानी कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो और वो पैरेलल हो। देख लें बिल्कुल पैरेलल है, ये फोर्स इधर की तरफ से, ये फोर्स इधर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है और फोर्सेस इक्वल अमाउंट में होंगी, तो ये कपल फोर्सेस कहलाती हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, गाड़ी का स्टीयरिंग, अगर गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने उसको टर्न करना है तो एक तरफ से आप नीचे को फोर्स लगाएंगे, जबकि दूसरी तरफ से आप उसको ऊपर से फोर्स लगाएंगे। तो अब ये तो कांस्टेंट होता है, रेडियस सर्कल का सेम होता है, इसलिए ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ जो है वो कपल कहलाती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, उसको रिजॉल्व करना, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इससे इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, 4.4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।